हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। उम्मीद है कि आप लोगों की सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि हम रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसी के साथ साथ बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स लगाएं ताकि हमारा जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी हो जाए। ये जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी वीडियो है कुछ दिन पहले जो मैंने अपलोड कर रही हूँ उसका रीजन सिर्फ यही था ताकि आप लोगों को आइडिया आए कि किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। अब एग्जाम के एक दिन पहले तो आप ये नहीं सोचेंगे ना कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। आप कुछ दिन पहले सोचेंगे, मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे, आप बहुत सारे पेपर सॉल्व करके देखेंगे, तभी आप उस धुन में बैठेंगे कि किस तरीके से पेपर सॉल्व करना चाहिए। और अभी ये हाई टाइम है कि आपको बहुत सारे फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप बंसल बायोलॉजी की ऐप पे भी आके पेपर्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 79 रुपीज में। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें सारे नए क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। सो आपकी जो भी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है वो एक तरफ होती है। अब प्रिपरेशन के बाद आप पेपर किस तरीके से सॉल्व करने वाले वो एक तरफ है, क्योंकि फाइनली वो जो 3 आवर है उसमें आप एग्जाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे वो 3 आवर्स पे ही डिपेंड करते हैं। सो आपने जो भी प्रिपरेशन कर ली वो एक तरफ है। अब हमें नेगेटिव को कम करना है और अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपको उन्हीं सब चीजों में मदद करेगी जो मुझे डेफिनेटली बहुत मदद की थी। मेरे सीएसआर में 140.5 मार्क्स थे 200 में से, और बाकी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प की है। सो ये स्ट्रैटेजी में हम ये सब सीखेंगे कि आप नेगेटिव कैसे कम करें, टाइम मैनेज कैसे करें, आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस अपना एग्जाम में कैसे बूस्ट करें। ये सारी चीजें जो है आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे पॉइंटर्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं ना सीएसआईआर का, सबसे पहले आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 120 मार्क्स के आसपास के मार्क्स निकालने हैं। जो भी आजकल का रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट 120 मार्क्स लेकर आता है तो उसका आराम से जेआरएफ निकल जाता है। आराम से मैं बोल रही हूँ 120 मार्क्स तो बहुत अच्छे मार्क्स में बोल रही हूँ। सो आप जब एग्जाम देंगे या जब अभी तो आप मॉक देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे टाइमर लगा के, तो उसमें आपका सबसे पहले ये रहना चाहिए कि भाई मुझे 120 मार्क्स निकालने हैं। ये सबसे पहले मेंटालिटी हमारे दिमाग में हमें सेट करनी पड़ेगी। ये मेंटालिटी सेट करने का रीजन ये होता है कि जब हम टेस्ट या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम यही नहीं देखते कि भाई कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कितना। एक माइंडसेट होना चाहिए जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो ये माइंडसेट में सबसे पहला थॉट आपका ये होना चाहिए कि मुझे 120 मार्क्स स्कोर करना है। दिस इज द फर्स्ट माइंडसेट। सेकेंड चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकेंड चीज अब आती है कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। देखो, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन अपने पास अवेलेबल है। अपने पास बेसिकली 3 सेक्शन अवेलेबल रहते हैं। अब इन 3 सेक्शंस को किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है, तो देखो, जो सी सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रीजन बीइंग, देखो 100 मार्क्स इसमें से हैं। 100 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं और आपको यहाँ पर 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। मतलब जो सबसे, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं सोने की मुर्गी के अंडे जैसा ये सेक्शन है आपके लिए, मतलब जिसमें आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। 100 मार्क्स का ये सेक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, आई एम नॉट सेइंग 100 में से 100, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 100 में से 100 भी लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप 95 मार्क्स भी ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। सो यहाँ पर हमें जब भी सेक्शन सॉल्व करने से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले सेक्शन सी के साथ शुरुआत करिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे कि सेक्शन सी के साथ क्यों शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि लिए पहली बात तो है कि आप बहुत फ्री माइंडसेट के साथ होते हैं। शुरुआत में पेपर का शुरुआत जो होती है तब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, चिल होते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा अभी नया नया जो है उठकर आया है, तो बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है। तो फ्रेश में आपको सेक्शन सी के साथ शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आप सेक्शन ए पे जाइए, उसके बाद उसके बाद सेक्शन बी पे जाइए, उसके बाद सेक्शन ए पे जाइए। अब यहाँ पर पूरा टाइम स्टार्टिंग में आपको सेक्शन सी पे नहीं देना है, नहीं तो फिर वो आपको लो कॉन्फिडेंस की तरफ भी ले जा सकता है। देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है। आपके पास 3 आवर्स का टाइम है। 3 आवर्स के टाइम में हमें कुछ इस तरीके से रखना है कि हम हमारे पेपर को 3 टाइम गो थ्रू कर सकें। जो फर्स्ट टाइम होगा उसमें जो पहले 50 मिनट के आसपास टाइम है वो आप दीजिए सेक्शन सी को। उसमें आप देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जितने भी हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उतने करिए। उसके बाद करीब करीब 30 मिनट दीजिए आप सेक्शन बी को। आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उतने क्वेश्चन सेक्शन बी के करिए। उसके बाद आप 20 मिनट्स दीजिए सेक्शन ए को।
और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने करिए। ये ऐसे टाइम को बाइफरकेट करने का रीजन क्या है? सबसे पहले आपको शुरुआत में डर नहीं लगेगा कि यार मैं तो एक ही सेक्शन पे अटक के रह गया, बाकी मेरा सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए तो पूरा बचा है, मैं क्या करूं, ऐसे डर नहीं लगेगा। आप सब सेक्शन से गो थ्रू हो चुके होंगे तो आपको यहाँ पर सब सेक्शंस के क्वेश्चंस के बारे में आइडिया होगा। सो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा बूस्ट होगा। अब यहाँ पर हमारे लगभग कितने आवर्स चले गए? यहाँ पर हमारे 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास टाइम चला गया। अब हमारे पास कितना है? 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास का टाइम है। अब आप इसके बाद देखिए कि आपके सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं। इसके बाद करीब करीब आप 30 मिनट्स दे दीजिए किसको? सेक्शन सी को। फिर से अगर सेक्शन सी के आपके काफी क्वेश्चंस बचे हैं तो आप 15 मिनट्स के आसपास टाइम दे दीजिए सेक्शन बी को, और 10 मिनट्स के आसपास आप फिर से टाइम दीजिए सेक्शन ए को। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आपके लगभग कितने चले गए? इसमें आपके यहाँ पर चले गए, अगर हम यहाँ पे देखें 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स, 2 आवर 10 मिनट्स, 2 आवर 20, 2 आवर 30, 2 आवर 30, 2 आवर 35 मिनट्स चले गए। अब जो भी रिमेनिंग टाइम आपके पास यहाँ पे बचा है उसमें आप देखिए कि आपको कौन से सेक्शन के पास जाना है, किसके आपके क्वेश्चंस कम बने, उस पे आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट का। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपको ये आएगा कि आपका कोई भी सेक्शन छूट नहीं रहा है, इससे आपका ये होगा कि आप सारे सेक्शन से गो थ्रू हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना चाहिए, और एक ही सेक्शन को आप 2-3 बार देख चुके होंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम नेगेटिव मार्क्स को कम करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, जब भी आप पेपर को स्टार्ट करते हो ना, तो तब उस टाइम स्पेशली जो फर्स्ट गो है आपका, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिसमें आप शॉर्ट हो कि हाँ भाई ये तो सही है, मुझे पता है ये क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करनी चाहिए जिनमें आप शॉर्ट है कि हाँ भाई ये तो है ही है, आई नो दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है 6 महीने 1 साल से, तो आपको पता होता है कि हाँ ये सही है। रीड करके आप समझ पाएंगे। अगर आपने इतने सारे मॉक लगाए होंगे, इतने सारे PYQ लगाए होंगे, तो आपको पता होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जब शॉर्ट लगा लेते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। फर्स्ट गो, सेकंड गो में आप ये देखिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हो चुका है। उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर डाइसी क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आपने 100+ अच्छा कर लिया है, तो उस कंडीशन में डाइसी क्वेश्चंस को फिर कम सॉल्व करिए। क्यों नेगेटिव में बिना मतलब अपने मार्क्स को लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि भाई मेरे तो 60-70 मार्क्स का ही पेपर जो है वो शॉर्ट वाला हुआ है, उस कंडीशन में फिर आप डाइसी क्वेश्चंस की तरफ जाइए कि हाँ ठीक है, मैं डाइसी क्वेश्चंस फिर जो है वो सॉल्व करके देखता हूँ। नहीं तो फिर आप यहाँ पर उस तरीके से डाइसी क्वेश्चन को सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए रखिए कि हाँ भाई मुझे अब ये देखने हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मेरे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं फिर तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतने कम मार्क्स में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। और इतने मार्क्स बन रहे हैं तो स्मार्टली फिर डाइसी क्वेश्चंस को चूज करिए। फिर उसमें यहाँ पर बहुत स्मार्टली चेक करिए। हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए 120 मार्क्स 120 मार्क्स 120 मार्क्स मुझे स्कोर करने ही करने हैं। अब आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए तो मैं 120 मार्क्स बोल रही हूँ, अगर आप किसी और कैटेगरी के हैं तो उसमें से आप थोड़े बहुत मार्क्स रिड्यूस कर लीजिएगा। सो इस तरीके से आपको अपनी मेंटालिटी लेकर चलनी है। ये होता है माइंडसेट, जिस माइंडसेट के साथ आपको जाना है। और नेगेटिव कम करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब शुरू में आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको डाइसी क्वेश्चन सॉल्व करने भी है। जब आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, वो करने भी है या नहीं करने हैं। इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब हम सेक्शन सी में चले गए, ठीक है। सेक्शन सी में अब अपने पास है 13 यूनिट, क्वेश्चन है 75। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, तो क्वेश्चन को एक बार देखकर ही पता चल जाता है कि आपसे क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये CSR का मैंने पेपर ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे पता है, मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पर IgA, IgM, IgD, मतलब मैंने एंटीबॉडीज पढ़ी है। मतलब एक बार देखते ही पता चल रहा है अमाइनो एसिड का क्वेश्चन है, क्या मैंने पढ़ा है अमाइनो एसिड, पता चल जाता है देखते ही कि आपने ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पर समझो मैंने बोला नहीं यार, ये हाइपोथेसिस तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, सो इसको फिर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं इसके पीछे। ट्रांसपोजोन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक बारी में क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे ना, ऐसे जाते जाते, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ऐसे करके आपका टाइम जो है बचेगा। उसके बाद यहाँ पर इतनी सारी यूनिट्स हैं, तो इतनी सारी यूनिट्स में यहाँ पर ये रहता है कि कुछ ना नंबरिंग होती है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो CSR इस मामले में अच्छे हैं कि लगभग आपको जो क्वेश्चंस देते हैं ना वो आपको नंबर वाइज देते हैं। तो लगभग हमारे बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 71 से 76 के बीच में होते हैं, सेल बायोलॉजी के 77 से 82 के बीच में होते हैं। सो ये अप्रोक्सीमेटली नंबरिंग है। इन नंबरिंग को देख सकते हो आप, और इन नंबरिंग से अप्रोक्सीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अरे ये तो अभी स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, बायोकेम का है तो ये नहीं करना है। सो ये अप्रोक्सीमेटली आपको कुछ हेल्प कर सकता है। बाकी आप जैसे ही क्वेश्चन को एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, वरना एक बार देख लीजिए तो वो एक बार जब आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी करिए फिर इन दिनों में, ताकि आप उतने अच्छे बन जाए कि आपको एक बारी में देख के समझ में आने लग जाए। सो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है सेक्शन सी के साथ हमेशा अपनी जो है तैयारी, अपना जो सॉल्विंग है उसके साथ स्टार्ट करिए। अब सेक्शन सी में भी सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 75 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। तो इनमें से सबसे पहले ना मैच द कॉलम के साथ स्टार्ट करिए। मैच द कॉलम इज लाइक यहाँ पर आपको आके बोल रहा है कि ये ले मार्क्स ले ले, क्योंकि लिए मैच द कॉलम जब मैं देख रही थी यहाँ पर मैच द कॉलम के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो अभी अभी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस के आसपास हो रहे हैं पूरे पेपर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सेक्शन सी, सेक्शन बी सेक्शन सी को मिला के करीब करीब 10 से 15 ही होते हैं, हायर एंड पे ही रहते हैं, मतलब 14-15 होते हैं। काफी अच्छे खासे क्वेश्चन है और ये होते हैं स्कोरिंग क्वेश्चंस। इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी हमें सिर्फ एक दो ऑप्शंस पता है, जैसे इसमें मुझे हो सकता है मुझे चारों चीजें पता ही नहीं, मुझे सिर्फ एक दो ऑप्शंस पता है लेकिन उससे भी मेरा क्वेश्चन निकल जाता है। सो ये मैच द कॉलम तो बहुत अच्छी चीज है, तो आप मैच द कॉलम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि पूरे पेपर में मैच द कॉलम ढूंढते रहेंगे, अरे मैच द कॉलम का है, मैच द कॉलम का है। एक एक करके क्वेश्चन रीड करते जाइए, आपको यहाँ पर कुछ इजी दिख जाएंगे, कुछ टफ दिख जाएंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैच द कॉलम लेकिन बहुत अच्छी बात होगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो। और फर्स्ट रीड में आपको ये पूरी कोशिश करना है कि आप 75 के 75 क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करें, ताकि आपको यहाँ पर आइडिया आ जाए। अगर आपको लग रहा है एक बार देखिए क्वेश्चन नहीं बन रहा तो एक बार के लिए उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चलिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शुरू के क्वेश्चंस नहीं बनते लेकिन पीछे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हमें ये देखना है कि हम 75 क्वेश्चन से एटलीस्ट गो थ्रू करें, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ना कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे टेक्निक्स की मैं बात कर लेती हूँ, बोला समझो कि एलाइजा के ऊपर क्वेश्चन है, अब उसमें बोला कि एंटीबॉडी बाइंड होती है, एंटीजन बाइंड होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी आती है, फ्लोरोसेंस दिखती है, ऐसे आपको ऑप्शंस दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको सीक्वेंस बताओ कि सबसे पहले ये हुआ था, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ था, फिर तीसरे नंबर पे ये हुआ था। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको सीक्वेंस ही तो बताना है, कौन सी बड़ी बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए वो बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन ये आप जरूर चेक करिएगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ग्राफ एंड इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया होता है, कुछ स्टूडेंट्स का इतना बढ़िया नहीं होता। ग्राफ से ही लगभग यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे हैं तो आपको इनको टारगेट करना चाहिए। एंड उसके बाद फाइनली यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हमें लगती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हम उन क्वेश्चंस के अगर आंसर निकालने जाए ना तो बहुत ईजी होते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना इनको आप बिल्कुल स्टार्टिंग में मत लीजिएगा, अगले स्टार्टिंग में आपको लग रहा है मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरा टाइम जा रहा है। सो उसमें हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। शुरू में आप छोटे क्वेश्चन ढूंढिए, मैच द कॉलम ढूंढिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद जब आप थोड़े सेक्शन बी के क्वेश्चन, सेक्शन ए के क्वेश्चंस कर चुके हो ना, उसके बाद फिर आप ये बड़े बड़े क्वेश्चंस देखिए। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, लेकिन शुरू शुरू में ना आपको डर लगने लगेगा कि मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। जब आपने सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे चले जाइए, सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे एक रफ पेपर ले लीजिए और रफ पेपर पे आप यहाँ पर लिखते रहिए कि अच्छा 18वां क्वेश्चन जो है वो ऐसा था, मुझे ऐसा है, इसको मुझे इस टाइम पे देखना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये होती है पूरी जो ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना होता है ताकि आप जो है बहुत अच्छा खासा जो मार्क्स हैं वो आप ले सके एग्जाम के अंदर। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं लेकिन फाइनली जो मैटर करता है ना वो गाइज ये 3 घंटे ही मैटर करेंगे कि आपने 3 घंटे में किस तरीके से पेपर सॉल्व किया है। सो पेपर को सॉल्व करने में ना आपको सबसे पहली चीज सेक्शन सी के साथ शुरुआत करनी है।
दूसरी चीज, आपको सेक्शन सी में 1-1 करके एक एक करके आपको क्वेश्चंस देखते हुए जाना है। जैसे अब ये है, किसी ने पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक पढ़ा है तो ये डायग्राम्स कर देखते ही समझ जाएगा कि हाँ यार मैंने तो पढ़ा है, ये चीज मुझे आती है, आई नो दिस थिंग, व्हाट इज दिस। तो आप ऐसे करके यहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर किसी ने जेनेटिक्स का न्यूरोस्पोरा पढ़ा है तो बोलेगा कि मुझे आता है। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब किसी ने सिग्नलिंग की है तो वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को एक टाइम में कर लेगा, मतलब उसको हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, अगर उसने अच्छे से पढ़ी है। मैच द कॉलम, थोड़ा बचपन में भी थोड़ा सा 11th-12th में भी अगर वायरसेस के बारे में थोड़ा पढ़ा है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन जाए। सो ऐसे जो है ना, चुन चुन के आपको क्वेश्चंस को निकालना है। ऐसे नहीं करना कि अरे यार मैंने तो बायोकेमिस्ट्री 100% पढ़ी थी, मेरे सारे क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के बनने चाहिए। ऐसे नहीं होता है भाई, कभी भी इस जाल में मत फंसना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को इस जाल में फंसते हुए देखा है कि यार मैंने तो बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा। हमेशा दिमाग में रखना 120 मार्क्स। अब 120 मार्क्स मेरे को सिर्फ बायोकेमिस्ट्री या 4-5 यूनिट करके मिले या 10 यूनिट के क्वेश्चंस करके मिले, इट डजेंट मैटर। इन सब चीजों में नहीं फंसना है, अपनी ईगो पे नहीं लेनी है कोई भी चीज। क्योंकि सीएसआर क्लियर होने के बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने 5 यूनिट के क्वेश्चंस करके आए थे एग्जाम में या 10 यूनिट के क्वेश्चंस करके आए थे। ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने कितनी यूनिट प्रिपेयर की है, बट ये भी तब पूछा जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो चुका है। सो इट्स बेटर कि पेपर को बहुत स्मार्टली आप यहाँ पर सॉल्व करें, बहुत स्मार्टली आप यहाँ पर देखें कि आपको क्या लग रहा है। अब आपने समझो ये ग्राफ का क्वेश्चन देखा पर आपको ये लगा कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ऐसे एक टक देखते ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको रहने दीजिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि हर एक मैच द कॉलम आपको नहीं आओ, किसी किसी मैच द कॉलम के आपको एक भी ऑप्शन नहीं पता, तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं आजकल सीएसआई इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत देने लग गया है। तो इन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ भी आप जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, वंस अगेन थोड़ा इंटरप्रिटेशन होता है। सो आप इस तरीके से स्मार्टली अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं 120 मार्क्स। अब ये मत सोचिए, और ये जो इतने भी दिन की प्रिपरेशन है ना उसमें ये मत सोचिए कि यार मैंने सेक्शन ए नहीं पढ़ा है, मैं सेक्शन ए देख लेता हूँ, मैंने सेक्शन बी में ये नहीं पढ़ा है, सेक्शन सी में मैंने ये यूनिट नहीं पढ़ी है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट, दिस इज द टाइम टू रिवाइज मोर, टू प्रैक्टिस मोर, एंड टाइमर लगा के आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए ताकि आपके नेगेटिव जो है वो कम से कम हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमर लगा के। जब आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको ये बताती है कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस कब डाउन होता है, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते तो क्या हम फील करते हैं। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ये लगेगा यार ये तो मैं रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, रोज पेपर सॉल्व कर रहा था। और ट्राई करिएगा पेपर सुबह सॉल्व करें या दोपहर में सॉल्व करें, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमें कौन सी शिफ्ट मिलेगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर स्ट्रैटेजाइज करें अपने इन 10 दिन को, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाके लगे कि यार ये तो मैं रोज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, रोज ही पेपर देता था, रोज मेरे पेपर में 100 में से 100 मार्क्स आते थे, 110 मार्क्स आते थे। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि सीएसआर बहुत ऐसे तड़कता भड़कता सा पेपर दे देगा, हर बार जैसे आता है उसी पैटर्न पे आएगा और आप इजीली यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो 120 मार्क्स। बस अपनी स्ट्रैटेजी आप मेंटेन रखिए, 10 दिन जो अपनी मेंटालिटी है वो उस हिसाब की रखिए। सो नो वन कैन स्टॉप यू गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आप मेरे साथ वंस अगेन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं हमारी ऐप पे आके, तो फटाफट हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या www.bansalbiology.com पे विजिट कर लीजिए। नीचे जो है नंबर दिया, अगर आपको कोई भी इश्यू आए तो आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।